10 साल, अरबों डॉलर और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन दुनिया के सबसे वांटेड आदमी को पकड़ने के लिए क्या लगा? सिर्फ एक फोन कॉल। ये कहानी वाकई में कमाल की है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरा खेल ही पलट दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सोचिए, 10 साल की खोज, पानी की तरह पैसा बहाया गया और आखिर में पूरी कहानी एक सिंगल सी इंसानी गलती पर आकर खत्म हो गई। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है कि भाई उस एक फोन कॉल तक पहुंचने में 10 साल लग क्यों गए? इसका जवाब छिपा है 9/11 हमलों के ठीक बाद एक ऐसी जगह मिले पहले सुराग में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी शुरू होती है 9/11 हमलों के मलबे से। इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो गई थी और इन्वेस्टिगेटर्स की किस्मत ने भी, कह सकते हैं, उनका पूरा साथ दिया। इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से चल रही थी, पर जो असली ब्रेक थ्रू मिला वो था मोहम्मद अत्ता का खोया हुआ बैग। मतलब किस्मत देखिए, उस बैग के अंदर से अल कायदा के ट्रेनिंग मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस और उसकी आखिरी वसीयत तक मिली। फिर जब पैसों के लेन देन को खंगाला गया तो दुबई के रास्ते सीधा अल कायदा से कनेक्शन जुड़ गया और बस अमेरिका को अब अपने दुश्मन का नाम पता चल चुका था। जैसे ही बिन लादेन का नाम सामने आया, सारा फोकस शिफ्ट हो गया अफगानिस्तान पर और दिसंबर 2001 आते आते उसे तोरा बोरा के पहाड़ी इलाके में चारों तरफ से घेर लिया गया। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म, या शायद बस ऐसा लग ही रहा था। और यहीं पर बिन लादेन ने अपना दिमाग चलाया। जब उसे लगा कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है, तो उसने सरेंडर करने का नाटक किया और एक दिन के सीज फायर की मांग कर डाली। CIA को लगा कि वो सच कह रहा है और वो इस झांसे में आ गए। बस जैसे ही बमबारी रुकी, बिन लादेन अपने साथियों के साथ घोड़ों पर बैठकर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान निकल भागा। ये एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी। तोरा बोरा से निकलने के बाद ओसामा बिन लादेन जैसे हवा में ही गायब हो गया। अगले 10 सालों तक CIA ने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो हमेशा हमेशा एक कदम आगे ही रहा। मतलब अमेरिका ने उसे ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। माचिस की डिब्बियों पर $25 मिलियन के इनाम छपवाए, चोरी छिपे बाजार में ऐसे फोन और कंप्यूटर बेचे जिनमें पहले से ट्रैकिंग चिप्स लगी थीं, अल कायदा के अंदर अपने जासूस बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी काम नहीं आया। तो सवाल यह है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी आखिर फेल क्यों हो रही थी? जवाब इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल है। बिन लादेन ने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ना कोई फोन, ना कोई इंटरनेट। वो पूरी तरह से ऑफ द ग्रिड जी रहा था। उसका तरीका क्या था? एक ह्यूमन कुरियर सिस्टम। वो बस खत लिखता और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी इब्राहिम अल कुवैती उन खतों को खुद जाकर पहुंचाता था। सोचिए, इतने पुराने तरीके ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड जासूसी सिस्टम को मात दे दी थी। कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं था जिसे ट्रैक किया जा सके। और फिर 10 साल की इस परफेक्ट प्लानिंग के बाद हुई एक इंसानी गलती, सिर्फ एक पल की लापरवाही, जिसने पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तारीख थी 27 अगस्त 2010। वही भरोसेमंद कुरियर इब्राहिम अल कुवैती, जिसे सालों से सिर्फ एक ही नियम सिखाया गया था, वो फिसल गया। उसने पेशावर में एक पब्लिक जगह से अपने फोन से एक छोटी सी कॉल कर दी। कॉल मुश्किल से कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन CIA के लिए बस इतना ही काफी था। उन्होंने फौरन उसकी लोकेशन को लॉक कर लिया। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ा नहीं, बल्कि बहुत होशियारी से उसका पीछा करना शुरू किया। और वो पीछा उन्हें ले गया पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े ही अजीब से कंपाउंड तक। अब इस कंपाउंड में कुछ बातें बहुत अजीब थीं। 18 फुट ऊंची दीवारें, कोई फोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं, और वहां रहने वाले लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय खुद ही जला देते थे। और सबसे बड़ी बात, तीसरी मंजिल पर एक लंबा आदमी अक्सर टहलता हुआ दिखता था। CIA को अब यकीन हो चला था कि वो सही जगह पर हैं। लेकिन देखिए, सबूत तो थे, पर कोई भी पुख्ता नहीं था। CIA के अंदर भी सब एकमत नहीं थे। कुछ एनालिस्ट को 90% यकीन था कि अंदर बिन लादेन ही है, तो कुछ को सिर्फ 60%। मतलब ये एक बहुत बड़ा जुआ था और दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो अब गेंद थी प्रेसिडेंट ओबामा के पाले में। बिना 100% कंफर्मेशन के उन्हें इतिहास के सबसे रिस्की मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक को गो अहेड कहना था। फैसला बहुत बड़ा था। उनके सामने मोटे तौर पर 3 ऑप्शन थे। पहला, B-2 बॉम्बर से हमला कर दो,
इसमें अमेरिकी सैनिकों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन सारे सबूत खत्म हो जाते और कई बेगुनाह लोग भी मारे जाते। दूसरा था ड्रोन स्ट्राइक। इसमें रिस्क कम था, पर इस बात की पूरी संभावना थी कि बिन लादेन बचकर निकल सकता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक ऑप्शन, नेवी सील्स की एक टीम को अंदर भेजना। काफी सोच विचार के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर को हरी झंडी दे दी, यानी पाकिस्तान में एक सीक्रेट रेड। और फिर आई वो रात, 1 मई 2011। दुनिया के सबसे एलीट कमांडोज नेवी सील्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। लेकिन मिशन के शुरू होते ही गड़बड़ हो गई। 2 में से एक सीक्रेट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर लैंड करते हुए क्रैश हो गया। मतलब मिशन शुरू होने से पहले ही पूरा प्लान चौपट हो चुका था। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, लेकिन सील्स रुके नहीं। वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक एक करके 3 मंजिलों को क्लियर किया। रास्ते में बिन लादेन के कुरियर, उसके भाई और उसके बेटे को ढेर करते हुए। और आखिर में वो पहुंचे तीसरी मंजिल के उस कमरे में, और सामने ओसामा बिन लादेन खड़ा था। उसने अपनी एक पत्नी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सील्स ने उसे बाई आंख के ठीक ऊपर 2 गोलियां मारी। दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी मारा जा चुका था। इसके ठीक बाद व्हाइट हाउस में एक कोडेड मैसेज पहुंचा, जेरोनिमो EKIA, जिसका मतलब था एनिमी किल्ड इन एक्शन। मिशन का मेन टारगेट पूरा हो चुका था। अगले कुछ मिनटों में टीम ने तेजी से काम किया। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और दूसरी खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसे तबाह कर दिया ताकि उसकी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ न लगे। और फिर बिन लादेन की बॉडी के साथ वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गया। तो आखिर में कहानी क्या है? 10 साल की लंबी खोज, अरबों डॉलर का खर्च और दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सब कुछ आकर सिमट गया एक छोटी सी फोन कॉल की गलती पर। यह वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास किस्मत से बनता है या फिर गलतियों से। ये सवाल वाकई सोचने वाला है।